हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज योर डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या होता है जी? सबसे पहली बात होता क्या है, ठीक है, उसी से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, या फिर आप बोलो कि पीछे की जितनी भी क्लासेस थी हम बात करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जो लास्ट टॉपिक था हमारा क्या था? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। उसमें हम क्या करते थे? सिंपली सर फंक्शंस होते थे, उसका हमने इंटीग्रेशन करना सीखा था सिंपली, ठीक है। और वो कैसे करते थे, किस बेसिस पे? तो सबसे पहले हमने बेसिक सी डेफिनेशन दी थी सर कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। यानी इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो ये होता है। सो इसका इंटीग्रेशन उसी वजह से बोल देते हैं कि ये होगा, यानी ये इसका रिवर्स प्रोसेस है। यानी हम ये बताते हैं सर ये फंक्शन जो है इसका डिफरेंशिएशन है, दैट्स योर रिजल्ट। ये हमने बहुत बेसिक सी चीज सीखी थी, यस और नो? जी बिल्कुल सीखी। सो अब ये तो था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, उसकी बात बताइए मुझे, ठीक है। क्या मीनिंग होता है? तो सिंपली देखिए, अब मैं इसको एक बार हटाता हूँ। करने का प्रोसेस ये रहेगा, ये मेरा क्या था, दिस इज योर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ऐसे जब हम करते थे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो नंबर्स आ जाएंगे ऊपर और नीचे, और इनको क्या बोलेंगे? सबसे पहली चीज, दिस इज योर लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। ये मेरी क्या होगी जी? लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल होगी। सो भाई इसको मैंने जब लोअर लिमिट बोला तो ऊपर वाला अपने आप समझाओ, दिस इज योर अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। इनका मतलब क्या है जी, वो अभी हम बताएंगे, ठीक है जी। पहली चीज तो ये समझ लो कि डेफिनेट से इनडेफिनेट से डेफिनेट इंटीग्रेशन अलग कैसे है। तो डेफिनेट में क्या होता था, ये लिमिट्स की कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ एक फंक्शन था, उसको मैं इंटीग्रेट करता था, दैट्स इट। बट डेफिनेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास लिमिट आ जाएगी और उनको हम बोलेंगे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। और ये जो है, इससे रिजल्ट क्या मिलने वाला है जी, क्या आएगा? तो उसको समझने के लिए पहले समझते हैं और फिर क्यों आया वो भी समझेंगे। सिंपली देखिए, जब मैंने ये बोला डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है, ये मुझे क्या देता है? ये मुझे एरिया देता है। ये क्या देता है? एरिया देता है। एरिया, और वी कैन से अलजेब्रिक एरिया में बोल सकता हूँ। अलजेब्रिक एरिया मतलब कि एरिया में प्लस माइनस साइन भी इंक्लूड होंगे। प्लस जब दो एरिया को ऐड कर रहे हैं तो मान लो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो वो क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वैसी चीजें हैं, बट ये हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे। सिर्फ अभी के लिए समझ जाओ कि ये मुझे एरिया देता है। कौन सा एरिया भाई? किसका एरिया देता है वो तो समझना है। तो उसको समझने के लिए देखिए ध्यान से, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये है मेरी वाई एक्सिस। सबसे पहले हम बात करते हैं इस फंक्शन एफ एक्स की। क्या मेरे पास कोई भी फंक्शन हो उसका ग्राफ बनाना मुझे आता है? जी बिल्कुल आता है। मैंने रैंडमली मान लो कोई भी एक ग्राफ बनाया, दैट इज लाइक दिस। सो दिस इज योर फंक्शन एफ एक्स। चीजें क्लियर? ये मेरा एफ एक्स है। हम इसको समझ रहे हैं कि कौन सा एरिया दे रहा है भाई, क्या वैल्यूज दे रहा है, और फिर हम समझेंगे क्यों दे रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसी क्या हो गया इसमें। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मेरा फंक्शन गिवन था मैंने उसका ग्राफ प्लॉट किया। रैंडमली कोई भी ग्राफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, वो डिपेंड करेगा फंक्शन क्या है मेरा, पहली चीज। फिर मैंने जब ये बोला कि दिस इज योर लोअर लिमिट एंड दिस इज योर अपर लिमिट, ये किसकी लिमिट है भाई? सो दिस, ये जो a और b होती है, नॉर्मली दिस इज द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। यानी x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, ये x की वैल्यू होती है इन जनरल, और बाय डिफॉल्ट बोल सकते हो आप, ठीक है। अदरवाइज ये स्पेसिफाई करेगा क्या है। नॉर्मली दिस आर द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, यानी इस x की वैल्यूज होती है। यानी दिस इज योर x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a क्या होती है? एक लाइन होती है that is parallel to y axis and then passes, मान लो a पॉइंट कहीं यहाँ है x axis पे, b पॉइंट कहीं यहाँ है, तो x is equal to a means this line parallel to y axis, x equal to b means a line parallel to y axis, yes or no? Passing through the point b and this is passing through the point a, yes or no? Yes. And this is your x axis. So अगर मैं इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं जो मैंने ऊपर डिफाइन किया, ये मुझे क्या देगा? ये मुझे ये वाला एरिया देगा सर। ये एरिया किस किस के बीच में आ रहा है, ध्यान से देखिए, किस किस के बीच की बात कर रहे हैं? फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस, फंक्शन और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली आप बोल सकते हो, और वर्टिकली जो मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी है ये उसकी बात करेगा। तो ये जो एरिया है दैट इज गिवन बाय दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मिलेगा, यानी मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी मेरा आंसर। इनडेफिनेट में क्या हो रहा था? एक फंक्शन ही मिल जाता था, फंक्शन का इंटीग्रेशन किया एक और दूसरा फंक्शन मिल जाता था, बट यहाँ पे हमेशा मुझे एक कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा, वी कैन से, और वी कैन से कांस्टेंट और एरिया बिटवीन द फंक्शन
x axis and the limits, lower limit and upper limit. That's it. That's the what is definite इंटीग्रेशन. ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है ये मुझे वो चीजें लिखनी. ठीक है जी. अब ये समझना है मुझे कि ये रातों रात ऐसे कैसे हो गया. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो कहीं हमने एरिया की बात ही नहीं की सर. ठीक है, तो यहाँ रातों रात डेफिनेट होते ही लिमिट लगाते ही ये एरिया कैसे बन गया. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ध्यान से देखिए, आप सिंपली देखिए. मैं इन जनरल एक आसान सा फंक्शन लेता हूँ जिससे कि आपको चीजें समझने में आसानी हो. मान लो मैंने एक लाइन ली. ठीक है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और मान लो ये फंक्शन जो है fx इज इक्वल टू सिंपली कोई भी नंबर मैंने 5 ले लिया. चीजें क्लियर है. fx इज इक्वल टू 5 मतलब y इक्वल टू 5. y इक्वल टू 5 मींस ए लाइन पासेस थ्रू पॉइंट, ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासेस थ्रू. जैसे y मैंने 5 बोला तो लेट बी कोई भी पॉइंट ले लो 0,5 से पास करते हैं. यानी जहां पे y हमेशा 5 रहेगा, ऐसी लाइन जहां पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 5 रहेगा, उस लाइन यानी कोई भी x की वैल्यू कोई भी ले लो आप वहां से पास करेगा. बट इट इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस लाइन इज ऑलवेज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज ऑलवेज 5. दैट्स इट. ये हम सिंपल सी बेसिक चीजें जो हम जानते हैं. चीजें क्लियर यहां तक. अब मैंने एक काम किया कि रैंडम मैंने कोई भी एक डिस्टेंस बोला. ये डिस्टेंस मेरा x है और इसको ये डिस्टेंस मैंने बोला x, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, x कोऑर्डिनेट इज x है, स्मॉल x मैंने बोल दिया यहाँ पे. दिस योर x एक्सिस. सो अगर सिंपली मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका एरिया क्या होगा इस वाले रीजन का. मैंने कहां से स्टार्ट किया, दिस इज योर ओरिजिन 0,0. यहां से मैंने एक डिस्टेंस लिया दैट इज x, दैट इज वेरिएबल डिस्टेंस. मींस मैं इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकता हूं. दैट्स इट. जितना मुझे चाहिए उसके हिसाब से. सो अब ये क्या बन गई सर, ये एक रेक्टेंगल बन गई. क्या इस रेक्टेंगल का एरिया मुझे निकालना था? जी बिल्कुल आता है. जब मैंने बोला ये डिस्टेंस मेरा x है और ये डिस्टेंस क्या है, दैट इज फिक्स पॉइंट 5. y कोऑर्डिनेट हमेशा 5 है तो मींस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज ऑलवेज 5. सो x into 5, तो एरिया ऑफ दिस फंक्शन इज, मैं इसको पूछता हूं सिंपली दिस इज योर 5x. यस और नो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए. लेंथ इनटू ब्रेड्थ मेरा फॉर्मूला होता है, मैंने पुट कर दिया दैट बिकम योर ax. ax मैंने क्यों लिखा, मैंने इसको ax ऐसे क्यों लिखा. सिंपली आप देखोगे कि किसी भी फंक्शन को हम fx से डिनोट करते हैं. इसका मतलब क्या है, जैसे हमने पहले सीखा हुआ है कि fx मान लो मैंने दे दिया x + 5. सो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, मतलब जो भी है. ठीक है, तो जो x की वैल्यू मैं पुट करूंगा उसके एवज में मुझे y की वैल्यू वहां मिल जाएगी. ठीक है, यही ना. जैसे मान लो x मैंने 1 रखा, सो मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी y की वैल्यू अपने आप 6 हो जाएगी. दिस पॉइंट इज 1,6, इसलिए हम ऐसे बोलते हैं. सो यानी इस फंक्शन में जब आप कुछ इनपुट दोगे कुछ आउटपुट मुझे मिलेगी. सो ये लिखने का मतलब क्या था, मैंने यहाँ से क्या निकाला, एरिया. सो दिस इज योर एरिया फंक्शन. ये मुझे क्या दे रहा है जी, एरिया फंक्शन दे रहे हैं. क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है, किसी को दिक्कत हो तो बताइए. ये मुझे दे रहे हैं एरिया फंक्शन. ठीक है, इसका मतलब क्या, मतलब सीधा समझिए. मान लो मैं इस लेंथ को जो है 6 कर देता हूं. ये जो पॉइंट है मान लो 6,0 है, यानी ये लेंथ जो है 6 है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 6 5 30. और वी कैन से मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, 5 into x के जैसे रख दिया, मुझे मिल गया 30 स्क्वायर यूनिट्स. दिस इज योर एरिया. सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एरिया फंक्शन. यानी x की वैल्यू जो भी मैं पुट करूंगा उतने रीजन का ये मुझे क्या दे देगा, एरिया दे देगा. सिमिलरली मान लो मुझे इतना एरिया चाहिए, लेट बी x = 2 is there, so just put 2 here, you get 5 to the 10 square units is your area for this region. Simple, it's very simple. चीजें क्लियर. so this is your area function. अब इसकी बातें हम क्यों कर रहे हैं, so अब इसको ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं और मैं क्या रिलेट करना चाहता हूं कि ये रातों रात चीजें नहीं हुई है, ये हमने की है. हम अभी तक यही चीजें पढ़ रहे थे. सो ध्यान से देखिए, मेरा जो फंक्शन था यहाँ पे मैंने उसको बोला fx = 5. जो मेरा एरिया फंक्शन निकल के आया दैट इज योर 5x. अब अगर मैं इस एरिया फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं किसके रिस्पेक्ट में, लेट बी विद रिस्पेक्ट टू x. सो दिस यू गेट ax divided by dAx divided by dx. दिस इज योर कंप्लीट एरिया फंक्शन. और वी कैन से dy by dx. ये मेरा y की तरफ बात कर रहा है. तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5. तो यहां से मैंने एक चीज सीखी कि भाई मैंने एक फंक्शन लिया और मैंने कोई भी दो लिमिट, इन जनरल मैंने जो बोला कि मैंने कोई लिमिट नहीं लगाई, मैंने इन जनरल एक पॉइंट x लिया और वो जो एरिया था, सॉरी मैंने एक फंक्शन लिया 5, ये मेरा फंक्शन है और इसका जो एरिया था इसके नीचे, इसके अंडर जो एरिया आता है बिटवीन दिस एंड x एक्सिस, लिमिट अभी मैंने नहीं लगाई है. ये जो इन जनरल एरिया यानी x की वैल्यू जैसे वेरी करोगे वेरी करेगा, तो इन जनरल जो एरिया है वो मुझे क्या मिलता है,
5x मिलता है, सॉरी दिस इज योर एरिया। और इस एरिया को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, इस एरिया को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिलता है 5, एंड दिस 5 इज व्हाट इज दिस 5, दिस 5 इज दिस फंक्शन, यस और नो, यस और नो, यस। और सिंपली अगर मैं इसका रिवर्स प्रोसेस बोलूं कि भाई मैं इसको अगर इंटीग्रेट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, 5 को इंटीग्रेट करके देखिए आपको 5x प्लस कांस्टेंट मिलेगा। इसलिए हमने इसको रिवर्स डायरेक्शन में करना समझा। क्या हमने इसको रिवर्स डायरेक्शन में किया कि भाई कोई भी फंक्शन मैंने लिया और मैंने x एक्सिस ली, उन दोनों के बीच में जो एरिया है, उन दोनों के बीच में जो एरिया है, ठीक है, उसका जनरल फंक्शन अगर मैं निकालता हूं तो वो सिंपली मुझे कैसे मिल सकता है, वो सिर्फ उस फंक्शन को इंटीग्रेट करके मिल सकता है। इन जनरल मैं आपको बताना चाहूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx क्या होगा, दैट इज सिंपली सर 5x हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट होता है दैट इज c, ठीक है, इन जनरल ये आएगा। इसलिए मैंने आपको रिवर्स डायरेक्शन में बताया कि पहले मैंने एरिया निकाला उसका डिफरेंशिएशन बताया, ठीक है, क्योंकि यहां से मुझे चीजें एग्जैक्ट मिलेगी। अब यहां एक कांस्टेंट मिलता है c, वो जैसे ही मैं लिमिट रखूंगा खत्म हो जाएगा अपने आप, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए कि भाई मैंने अब बोला कि मुझे एरिया ये वाला चाहिए जब x की वैल्यू 2 होगी और x की वैल्यू 5 होगी। मान लो लेट मी 6 लिया हमने, तो यहाँ पे मान लो x की वैल्यू 6 है, यहाँ पे वैल्यू 2 है, मुझे सिर्फ इस एरिया की बात करनी है, तो कैसे निकाल सकते हो आप? सिर्फ एरिया फंक्शन में सीधी सी बात ये है कि मान लो मैंने एरिया इसको बोला, तो जब x की वैल्यू 6 होगी तो एरिया क्या हुआ, यहाँ 6 लिखिए, 6 5 जा 30 प्लस c, ये कांस्टेंट मुझे नहीं पता क्या है। जब x की वैल्यू 2 होगी तो ये वाला एरिया क्या होगा भाई, x की जगह 2 रख दीजिए, सिंपल। सो दिस बिकम 5 2 10 प्लस c। मुझे कौन सा चाहिए, मुझे इसके बीच का ये वाला एरिया चाहिए, तो इस पूरे में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा, यस, सब्ट्रैक्ट दिस, सो माइनस दिस माइनस दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट 20 स्क्वायर यूनिट्स। सो इस c का कुछ मीनिंग रहा क्या, नहीं है, इस कांस्टेंट का कोई मीनिंग नहीं बचा जब मैंने लिमिट्स यानी दो, इसी को मैंने क्या कर दिया, दो लिमिट्स के बीच में एरिया निकाला, यानी ये फंक्शन था, ये x एक्सिस थी, इनके बीच के एरिया की बात हो रही है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दी, लिमिट पुट कर दी, जब ये मैंने एरिया निकाला, सो दैट गेट यू 20 यूनिट्स। सो इसीलिए जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम इस c का यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली कैंसिल आउट होने वाला है, इसलिए हमने लिमिट्स भी पुट की। सो इन जनरल अगर मैं उल्टा करके जाऊंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट मिलता है c, वो मुझे एग्जैक्ट एरिया नहीं देता। सो दैट्स व्हाई हम रिवर्स प्रोसेस में गए कि मैंने पहले एरिया निकाला, एरिया को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंस करते ही मुझे क्या मिल गया, एक फंक्शन मिल गया, ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल। क्या बोलती है वो, यही बोलती है जी कि मान लो मेरे पास कोई भी दो पॉइंट है a टू b, ठीक है, इन जनरल बस a टू b पॉइंट है और a b ये क्लोज इंटरवल में अगर मेरा फंक्शन fx जो है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ये मुझे पता है। अगर ऐसा है तो ये जो एरिया फंक्शन होगा, यानी ये लाइन जो फंक्शन है और x एक्सिस के बीच में जो एरिया होगा उसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे वो फंक्शन मिल जाएगा, और मैं रिवर्स करूंगा, फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा। ये थ्योरम नहीं बोलती, थ्योरम सिर्फ इतना बोलती है कि एरिया फंक्शन को ड्राइव कीजिए आपको फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है जी। बट इसका रिवर्स मैंने यहां करके दिखाया कि अगर मैं उस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एरिया फंक्शन मिल जाएगा, यानी वो लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया मिल जाएगा, ठीक है जी। तो चीजें क्लियर हुई, इंटीग्रेट करने से क्या होता है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे लिमिट पुट की, सो दिस इज योर a एंड b, सो दिस यहाँ पे क्या थी मेरी 2 और 6 में बोल रहा था, वही चीज ये मुझे करके दिखा रहा है, दैट्स इट। चीजें क्लियर कि एरिया फंक्शन कैसे बताता है ये। सो अब मैं इसको निकालने का तरीका देखते हैं, तो ये चीजें क्लियर हुई आई थिंक, ठीक है। अब ये मैंने बहुत सिंपल सा फंक्शन लिया ताकि आपको चीजें समझ में आए। यहाँ पे आप कोई भी लीनियर फंक्शन ले सकते हो, लेकिन आप बोलो कि मैं बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, या क्यूबिक फंक्शन से आपको प्रूव करके दिखाऊं तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मैं ग्राफ ऐसे बना दूंगा ना तो ये एरिया मेरे लिए निकालना मुश्किल है, ठीक है, डिफिकल्ट है। तो इन्हीं चीजों के लिए तो हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ समझने की इतनी बातें थी कि जब हम इंटीग्रेशन करते थे, अभी तक किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते थे तो वो इंटीग्रेशन मुझे क्या देता था, अल्टीमेटली एरिया फंक्शन दे देता था, और उस एरिया फंक्शन पे अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं तो मैं किसी भी रीजन का एरिया निकाल सकता हूं कि मुझे यहां से लेकर के यहां तक एरिया चाहिए। अब ये फंक्शन चाहे कुछ भी हो, ग्राफ चाहे कैसे भी बन रहा हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये एरिया निकाल सकता हूं, यस और नो, यस। ये था डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब। निकालते कैसे हैं वो चीजें, अगर किसी बच्चे को ये चीजें अच्छे से समझ में आए ना, जो ये मैंने निकाल के दिखाया, तो ये चीजें मुझे समझ में आ गई कि मैंने क्या किया। तो मैंने क्या किया, जो फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन एज यूजुअल जैसे पहले करते थे, इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा एरिया फंक्शन ax मिल जाएगा सर, और लिमिट में a टू b, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पहले fx का जैसे इंटीग्रेशन हम पहले करते थे वैसे ही करना है, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर लिमिट ऐसे लिख देनी है।
अब मुझे क्या करना है, मुझे सर ए और बी के एरिया चाहिए, बीच का एरिया चाहिए। सो अगर मैं बी यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे ये पूरा एरिया मिलेगा। इसको एक बार नोट करूं। सो जब मैं बी वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे ये पूरा एरिया मिलेगा, ये वाला, ये सुनो। सो बी रखने से यहाँ पे इस फंक्शन में बी रखने से मुझे एरिया कौन सा मिला, पूरा एरिया मिला। मुझे सिर्फ इतना चाहिए सर, ये वाला। सो इसका मतलब मुझे ये एक्स्ट्रा ये माइनस करना पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई वी माइनस a. So this gives you a constant value and that is the area between the function x-axis and the limits. That's it. That's your definite integration. चीजें क्लियर? Yes or no? That's. और इसी को ही हम बोलते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल। क्या बोलते हैं जी? सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो सिर्फ मुझे ये बताना चाहिए कि मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे निकालना है, बट इसका मीनिंग मुझे जस्ट पता होना चाहिए इसके लिए। सो ये था मीनिंग, क्यों निकालते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। चीजें क्लियर? दैट्स इट, दैट्स योर डेफिनेट इंटीग्रेशन। की डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है मुझे, फंक्शन एक्स एक्सिस और जहां से जहां तक मैंने बोले उनके बीच का एरिया देते हैं। क्यों देते हैं उसका रीजन मैं आपको दे चुका हूं कि कैसे हम वो चीजें करते हैं। सिंपल, इजी, वेरी इजी। सो दैट्स योर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट क्या थी, मैंने सिंपली बोला कि भाई अगर मैं एक फंक्शन लूं और जो फंक्शन लेता हूं एक्स एक्सिस के बीच में अगर मैं एरिया फंक्शन निकाल लेता हूं, उसको ड्राइव कर दूं यानी उसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, तो मुझे उस फंक्शन की इक्वेशन मिल जाती है। सिंपली वो फंक्शन मिल जाता है, वही बोलती है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल। इजी। सो अब हम बात करेंगे कि जैसे मैंने देखो एक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ये कैसे निकालना है। सीधी सी बात है, इसका क्या निकालोगे आप, इंटीग्रेशन निकालोगे एंड देन उसको सॉल्व कर दोगे। दैट्स वेरी सिंपल। इंटीग्रल निकालना हमें पहले भी सीखा हुआ है, बट अब हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करनी है, ठीक है। उससे पहले क्या है, ये था मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड ये है, आप बोल सकते हो एक मेथड ये इसको सॉल्व करने का, और इस चैप्टर में हम मोस्ट प्रोबेबली इसी मेथड की बात करेंगे। बट इसके अलावा भी एक और मेथड है, ये सुनो जी, बिल्कुल है, जिसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ सम, ठीक है। फाइंडिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ सम। ये सिंगल टॉपिक है, एक सिंगल एक्सरसाइज है जो मुझे पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। आई थिंक लास्ट 2 साल से तो सिलेबस में भी नहीं है, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, फिर भी हम करेंगे, आगे मेरे काम आती है। तो जिसको पढ़ना पढ़ सकता है, जिसको सिर्फ बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखना है वो उसके हिसाब से इसको छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो जो नेक्स्ट क्लास होगी, आज हमने सिर्फ बात की कि मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो सिंपली कुछ अलग नहीं किया, मैंने 2 चीजें नहीं सीखी कि भाई ये और ये क्या होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने सीखी कि जब भी हम इसको इंटीग्रेट करते हैं वो मुझे एरिया फंक्शन देता है। एरिया फंक्शन में जैसे आप ए और बी की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करोगे, आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज योर दिस एरिया, दैट्स सिंपल, ठीक है। और नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं लिमिट ऑफ सम, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक अलग से लेक्चर चाहिए, तो ये जस्ट था कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, दैट्स इट, ठीक है। सो लिमिट ऑफ सम की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और हर टाइप के क्वेश्चन जितने इसमें हो सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है जी। और इस मेथड की बात हम देन आफ्टर, यानी नेक्स्ट लेक्चर के बाद जब हम लिमिट ऑफ सम कंप्लीट कर देंगे, एक ही लेक्चर में हो जाएगी, उसके बाद हम बात करेंगे ये जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको जनरली समझा दिया, इसी बात को दोबारा करेंगे एंड देन हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे एंड देन हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यानी इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो ये चीजें आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है, इसको समझिए कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या मैं समझ रहा हूँ। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप वाला लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है जी। कोई भी डाउट हो कभी भी किसी भी टाइम आप डाल सकते हो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी के लिए